रविवार के दिन घर में जबरदस्त हंगामा हुआ था। उस दिन कुछ घंटों में ही मेरे शांति से चल रहे वैवाहिक जीवन में जबरदस्त उथल पुथल मच गई थी। हलचल मचाने वाली घटनाओं का सिलसिला इनके साथ काम करने वाली खूबसूरत गुंजन के करीब 10 बजे सुबह मेरे घर आने से शुरू हुआ था। उसने करीब 8 महीने पहले ही इनके साथ काम करना शुरू किया। एक पार्टी में मैं उससे मिल चुकी थी, पर वो हमारे घर पहली बार आई थी। इन्होंने हंसते हुए उसके आने का कारण मुझे बताया। मैंने तुम्हारे हाथ के बने खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ इसके सामने कर दी थी। आज ये तुमसे कड़ी बनाना सीखने आई है। वन्ना दीदी, आप तो सचमुच बहुत कुशल गृहिणी हो। आपका घर कैसा चमक रहा है। मुझे सिखाएंगी ना आप कड़ी बनाना? उसका अपनेपन से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। अरे बिल्कुल, तुम जरा इस नटखट राहुल को कपड़े पहनाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जायकेदार कड़ी बनाना सिखा दूंगी। मैं अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरा 3 साल का बेटा राहुल गुंजन का बहुत जल्दी जबरदस्त फैन बन गया था, क्योंकि वो उसकी मनपसंद चॉकलेट लाई थी। वो उसके साथ खेलने लगी तो मैंने अपने कुछ काम निपटा लिए। जल्द ही हम अच्छी सहेलियों की तरह हंस बोल रही थी। कुछ देर बाद हम रसोई में जाने वाले ही थे कि इनके साथ ऑफिस में काम करने वाली सीमा हमसे मिलने आ पहुंची। सीमा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। वो महीने में 2-3 चक्कर हमारे घर के लगा जाती है। कभी कभी हम बाहर खाना खाना, वो फिल्म देखना भी एक साथ कर लेते हैं। राहुल की डिलीवरी के समय उसने मेरी सास के काम में बहुत हाथ बटाया था। मेरी तबीयत खराब हो तो वो अब भी मेरी हर तरह की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटती है। मैं उससे हमेशा की तरह गले लगकर मिली थी, पर उसे खुलकर मुस्कुराती न देख पाई। मैं हैरान हो उठी। मैंने साफ महसूस किया कि उसके घर में कदम रखते ही मेरे पति और गुंजन तनाव से भर गए थे। तब मैंने मजाक में कहा, अरे तुम दोनों सीमा को देखकर ऐसे खामोश क्यों हो गए हो? क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम तीनों के बीच? दीदी, झगड़ा तो नहीं हुआ, पर अब जरूर होगा इस कलमुही के साथ। मैंने नोट किया कि सीमा गुंजन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने सख्त स्वर में सीमा को चेतावनी दी। सीमा, यहां मत लड़ो गुंजन से। ये मत भूलो कि ये मेरा घर है और तुम दोनों मेरी मेहमान हो। इनका सीमा पर यूं गुस्सा करना मुझे और ज्यादा उलझा गया। मैं इस विषय में कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही गुंजन और सीमा के बीच जबरदस्त तू में शुरू हो गई। सीमा ने आक्रामक लहजे से गुंजन को सवाल किया, मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था ना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या जो तुम्हारा हुक्म मानूं? गुंजन भी एकदम तैश में आ गई। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जहाँ चाहूँ जब चाहूँ आ जा सकती हूँ। सीमा मेरी तरफ घूर कर बोली, दीदी, आप इस चालू लड़की को आइंदा अपने घर में घुसने मत देना, नहीं तो बहुत पछताओगी। सर, आप देख रहे हो ना इसकी जरूरत, अब तो आप इसे अपनी जिंदगी से जरूर निकाल फेंकिए। गुंजन का ये कहने का लहजा इन्हें भड़काने वाला था। तू तो यही चाहेगी चुड़ैल। गुस्से से भरी सीमा ने इन्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। मुझसे तमीज से बात करो, गुंजन जोर से बोली। शुक्र समझो कि अभी मैं तेरा मुंह तोड़ने के लिए चप्पल नहीं निकाल रही हूँ। चुप करो, मैं बहुत जोर से चिल्लाई तो वो दोनों लड़ना भूलकर झटके से मेरी तरफ मुड़ी। दीदी, आप टेंशन मत लो, मेरे होते ही सर को गुमराह नहीं कर पाएगी। सीमा ने मेरे पास आकर कोमल स्वर में मुझे शांत करने की कोशिश की। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर तो मेरे शुभचिंतक हैं और मैं इनका बहुत आदर। सीमा के कुछ बोलने से पहले ही गुंजन ने सफाई देने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुई। शुभचिंतक मेरी जूती, अरे शुभचिंतक को लेकर कोई कई घंटे अपने कमरे में नहीं घुसा रहता है। सीमा ने इस बार खुलकर गुंजन के ऊपर मेरे पति की रखेल होने का आरोप लगा दिया। मेरा नाम लेकर अपनी पुरानी करतूतें बता रही है। तूने राकेश सर के साथ अपना चक्कर शुरू करने के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
अब सर तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो तू क्यों जबरदस्ती इनके गले पड़ी रहना चाहती है? सर, आप मेरे सामने इस चुड़ैल को बताओ कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, इसे नहीं करते। मैं ये क्या सुन और देख रही हूँ? इनसे सवाल पूछते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकी। मुझे जवाब देने के बजाय ये सीमा पर घुर रहा है। सीमा, तुम तो सचमुच पागल हो। सीमा ने इन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और रुआसी होकर बोली, सर, मेरा दिल तोड़ने वाली ऐसी कठोर बात अपने मुंह से मत निकालिए। मैंने अपनी जवानी के 4 साल आपको दिए हैं। अब इस चुड़ैल के लिए आप मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंक रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने की धमकी के बजाय अब कोई दूसरा शिकार ढूंढ ले। अब सर मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। गुंजन ने सीमा को अपमानित करने की कोशिश की तो वो गुस्से से पागल होकर उसका मुंह नोचने को उस पर झपटी। समीर गुस्से से भरी आवाज में इन दोनों को न झगड़ने की चेतावनी दे रहे थे, पर इनकी प्रेमिकाओं पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अचानक मेरा सिर जोर से घूमने लगा। इससे पहले कि मैं चक्कर खाकर धड़ाम से गिरूं, मैं अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। बाद में इन्होंने मुझे सच्ची झूठी सफाई देकर समझाने मनाने की कोशिश भी की, पर मैंने इनकी एक न सुनी। मेरी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनकी बेवफाई के सदमे ने मेरे दिलो दिमाग को सुन्न करके रख दिया था। दोपहर बाद मैंने अपनी अटैची उठाई और राहुल को लेकर बस से अपने मायके चल दी। इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश तो की, पर मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ किसी तरह से कोई संपर्क करने की कोशिश न करना। मैं अपना फैसला कुछ दिनों में आपको बता दूंगी। वरना प्लीज तुम घर छोड़कर मत जाओ। मैंने इन दोनों को इसी पल से अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका कभी नहीं दूंगा। इनकी बात को अनसुना कर मैं घर से बाहर निकल आई। मायके पहुंचकर मैंने अपने मम्मी पापा को उस दिन की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मेरे और समीर के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो गया है। अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम फैसले करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इस बारे में आप मुझसे कोई सवाल मत पूछना। जब मैं किसी फैसले पर पहुंच जाऊंगी तो मैं खुद ही आप दोनों को बता दूंगी। इनका रोज ही फोन आता और मेरा जवाब हमेशा यही होता, अभी अपने लौटने के बारे में मैं कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। अब ढुलमुल अंदाज में मैं नहीं जीऊंगी। ये फैसला मैंने मायके के बिताई पहली रात को सोने से पहले ही कर लिया था, लेकिन जो घटा था उसे याद करके मैं देर तक आंसू बहाती रही थी। समीर की बेवफाई ने मेरे दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। मेरे हिसाब से तो हम दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और सफल था, लेकिन सीमा के साथ उनकी 3-4 सालों से गलत संबंध की जानकारी ने मुझे पूरी रात रुलाए रखा। अपने को संभालना आसान नहीं है। राहुल के होने के बाद से मैं बहुत बदल गई थी। मेरा मोटापा काफी बढ़ गया था। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपना स्वास्थ्य और फिटनेस सुधारने का प्रण किया और फिर कुछ देर बाद ही पास के पार्क में घूमने निकल गई। अपना मोटापा कम करने के लिए मुझे 2 महीनों तक अपना पसीना पानी की तरह बहाना पड़ा। अपने मन को उदासी और निराशा के सागर में डूबने से बचाने के लिए मैं खुद को बहुत व्यस्त रखती थी। मैं माँ से ज्यादा घर के काम करती थी। राहुल के लिए कुछ तस्वीरों वाली किताबें लाकर मैंने उसे फल, सब्जियां, रंगों आदि की पहचान करना अच्छी तरह सिखा दिया था। समीर लगभग रोज मेरठ आकर मुझे और राहुल को ले जाने के लिए इच्छा जाहिर करते, पर मैंने उन्हें पूरे 2 महीने बाद मिलने आने की इजाजत दी थी। वे आए तो मेरा बदला आकर्षक रंग रूप देखकर दंग रह गए और प्रशंसा करते हुए बोले, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जिस इंसान को सुंदर लड़कियों के साथ इश्क फरमाने का शौक हो, उसका अपनी पत्नी की तारीफ करना सफेद झूठ ही हो सकता है। मैंने यो व्यंग किया तो उनका चेहरा लटक गया। अब उन बातों की याद दिलाकर शर्मिंदा मत करो। उनकी आवाज में पश्चाताप के भाव उभरे। मैंने आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास बातें करने के लिए बुलाया है। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। राहुल और मुझसे दूर रहकर
वो भी दुखी थे, ये उनके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था। मैंने संजीदा लहजे में बोलना शुरू किया। उस दिन गुंजन और सीमा की बातें सुन मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। यहाँ आकर रात को खूब रो लेने के बाद जब मेरा मन कुछ शांत हुआ तो एक अन्य बात भी बार बार मेरे दिमाग में आने लगी थी। उस दिन वे दोनों मेरे सामने ही आपके ऊपर अपना अपना हक यूं जता रही थी जैसे मेरा तो आपके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, जैसे मेरा आपकी पत्नी होना उन दोनों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। आपका दिल जीतने के लिए कंपटीशन में वो दोनों ही और मैं उनके सामने कुछ नहीं। मुझे उनका नजरिया बहुत बुरा और मन को पीड़ा पहुंचाने वाला लगा था। बाद में मैंने शांत मन से अपनी तुलना उन दोनों के साथ की तो एक कड़वी सच्चाई मेरे सामने आई। मेरा जिस्म फूलकर अपना आकर्षण खो बैठा था। मैं अपना सारा समय राहुल को पालने पोसने और घर को सजाने संवारने में लगा रही थी। एक तरफ वे दोनों आपके साथ मौज मस्ती का अवसर पाने को एक दूसरे से झगड़ रही थी और दूसरी तरफ मुझे तो आपकी शारीरिक जरूरतों का ध्यान आना ही बंद सा हो गया था। उस दिन के सदमे ने मुझे बुरी तरह से झकझोर कर मानो गहरी नींद से जगा दिया था। ये उसी सदमे का नतीजा है कि पिछले 2 महीनों में मैंने अपना कायाकल्प कर लिया है। अब मैं आपकी सहेलियों से रंग रूप में भी टक्कर ले सकती हूँ। बोलो, क्या कहते हो? तुम बहुत सुंदर और स्मार्ट दिख रही हो वंदना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें धोखा देने की मूर्खता मैं जिंदगी भर नहीं करूँगा। राहुल और तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन बिल्कुल सूना हो जाएगा। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। इस बार तो जो हुआ है उसके लिए मैं खुद को काफ़ी हद तक जिम्मेदार मान रही हूँ। मैं सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बाद अगर फिर कभी आपके कदम भटके तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने भावुक होकर मुझे कैसी भी धमकी नहीं देने दी। मैं अपने रंग रूप और रखरखाव के प्रति सजग रहूंगी, पर भविष्य में मुझे ऐसा झटका फिर कभी मत देना। मेरा गला अचानक भर आया। मेरे कदम अब कभी नहीं भटकेंगे। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आई लव यू। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और मैं नई दुल्हन सी लजाती शर्माती उनमें समा गई। वे मुझे गोद में उठाकर पलंग की तरफ ले चले। लंबे समय के बाद मैं उनके स्पर्श सुख से मदहोश हो गई थी। अब मेरी समझ में आ गया था कि क्यों उस रविवार के दिन गुंजन और सीमा दोनों उनके प्यार में दीवानी होकर जंगली बिल्लियों की तरह आपस में लड़ी थी। सोच सोच कर मैं यूं ही परेशान होती रही।